हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना के बारे में। ठीक है, हम जनगणना के बारे में जानेंगे कि जनगणना की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई थी, और साथ ही उसके साथ जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो विश्व में कहाँ से हुई थी। ठीक है, विश्व की पहली जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई। ठीक है, विश्व की जो पहली जनगणना थी वो 1749 में कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से जनगणना हुई। ठीक है, विश्व में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, विश्व में पहली बार कहाँ हुई थी और कब हुई थी? 1749 में स्वीडन में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे भारत की पूछी जाए तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाटेन थे। ठीक है, तो भारत के कभी भी अगर आपसे प्रथम जनगणना आयुक्त पूछे जाएं तो प्रथम जनगणना आयुक्त याद रखिएगा कौन थे? WC प्लाटेन थे। ठीक है, उसके बाद है, 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका से हुई। ठीक है, 10 की जनगणना यानी कि जो हर 10-10 साल में जो जनगणना कराई जाती है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी 1790 से। ठीक है, और 10 की जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 10 की जनगणना है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है? तो 10 की जनगणना जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में पहली बार 10 की जनगणना की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है, और 1790 में इसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद है 1881 में लॉर्ड रिबन के समय में फिर से जनगणना होती है। ठीक है, और तब से हर 10 साल बाद यह जनगणना कराई जाने की बात कही गई। ठीक है, उसके बाद जो 10 की, ठीक है, भारत में जो 10 की जनगणना की बात हुई, ठीक है, वो 10 की जनगणना की बात कब से हुई? लॉर्ड रिबन के समय से हुई। ठीक है, लॉर्ड रिबन के समय से इस जनगणना को एक रेगुलर समय में किया जाए यह बात कही गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो 10 की जनगणना है, ठीक है, 10 की जनगणना की जो शुरुआत थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिबन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तब से क्या करने लगे? हर 10-10 साल बाद जनगणना होने लग गई। ठीक है, उसके बाद है 1947 के बाद अब तक 4 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक जो है वो भारत में कितनी जनगणनाएं हो गई हैं? तो अब तक भारत में 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे स्वतंत्रता से पहले पूछा जाए यानी कि स्वतंत्रता से पहले से लेकर अब तक यानी कि 1872 से लेकर जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत में अब तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 15 जनगणनाएं हो गई हैं। अगर स्वतंत्रता के बाद की अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं 2015 को भी लगा के। ठीक है, उसके बाद है जनगणना केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जनगणना जो है वो किस चीज़ का विषय है, तो जनगणना जो है वो किस चीज़ का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, और जनगणना के लिए अधिनियम 1948 बनाया गया है। ठीक है, तो जनगणना के लिए अधिनियम कौन सा बनाया गया है? 1948 जो है वो जनगणना के लिए अधिनियम बनाया गया है देश की आज़ादी के बाद। ठीक है, उसके बाद है जनगणना का विवरण अनुच्छेद 1946 में किया गया है। ठीक है, जनगणना का जो विवरण है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 246 में किया गया है। ठीक है, तो जनगणना के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 246 है। ठीक है, उसके बाद 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है। ठीक है, 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है, क्योंकि 21वीं सदी की अगर पहली जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना कौन सी थी? जो 2001 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जनगणना कौन सी है? जो 2011 में
हुई। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 21 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि जो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 1971 को महाविस्फोटक काल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है खूब जनसंख्या वृद्धि हुई थी भारत की में। ठीक है, तो महाविस्फोटक काल किसे माना जाता है, आप याद रखिएगा 1971 को माना जाता है। ठीक है, और वैसे जो महाविस्फोटक काल रहा था वो कब से कब तक रहा था, 1951 से 1971 के बीच में रहा था। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन इस तरीके से आए तो ये भी याद रखिएगा कि 1951 से लेकर 1971 तक जो था भारत में खूब जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर आपसे खाली महाविस्फोटक काल 1971 आए तो ये भी याद रखिएगा कि महाविस्फोटक काल जो है वो किसे कहा जाता है, 1971 को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे माना जाता है, तो 1921 को। ठीक है, 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो था वो भयंकर अकाल पड़ गया था, जिस कारण भारत की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब से कब तक को माना जाता है, 1911 से लेकर 1921 तक। ठीक है, 1911 से लेकर 1921 तक हमारे देश में जो है वो भयंकर अकाल पड़ गया था, जिस कारण जो है लोगों की बहुत ज़्यादा उस समय मौत हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो जनसंख्या है वो क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, यानी कि माइनस में चली गई थी। ठीक है, और माइनस कितनी माइनस हो गई थी, -0.13% हो गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अगर आपसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे माना जाता है ये पूछा जाए तो 1921 को माना जाता है। ठीक है, और महाविस्फोटक काल पूछा जाए तो 1971 को माना जाता है। परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन की बात करें तो परिवार नियोजन शुरू करने वाला भारत जो है वो विश्व का पहला देश बना। ठीक है, परिवार नियोजन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है बना, तो कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कौन सा बना, भारत बना। ठीक है, और भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत 1952 से की गई। ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब से की गई, 1952 से की गई। ठीक है, उसके बाद परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह उल्टा लाल रंग का त्रिभुज होता है। ठीक है, आपने इस तरीके का देखा होगा, जब कभी देखा होगा तो इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो चिन्ह होता है, ठीक है, उल्टा लाल रंग का जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जनगणना है, ठीक है, जनगणना जो है वो किस चीज का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना की बात करें तो जनगणना केंद्र सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत की जनगणना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है भारत की कुल जनसंख्या। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, और 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, श्री सी चंद्रमौली थे। ठीक है, ये आ सकता है तो आप इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि 2011 में जो है वो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो श्री सी चंद्रमौली जो थे वो जनगणना आयुक्त थे 2011 के। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना का शुभकरण। ठीक है, शुभकरण क्या था, तो शुभकरण था इसका प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, 2011 की जनगणना का शुभकरण प्रगणक शिक्षिका है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व के कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। ठीक है, और भारत जो है, ठीक है, और भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में विश्व के कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है,
भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में विश्व के दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना का नारा, ठीक है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय क्या नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो था वो 2011 की जनगणना का नारा है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। भारत में कुल पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है? 62 करोड़ 31 लाख 21,843 है, ठीक है। उसके बाद भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या, ठीक है, भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो कितनी है? 58 करोड़, ठीक है, 58 करोड़ 74 लाख 47,730, ठीक है। 58 करोड़ 74 लाख 47,730 जो है वो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद है भारत में 10 की वृद्धि दर में 17.7% है, ठीक है। भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 17.7% है, ठीक है। यानी कि 2001 से लेकर, ठीक है, 2001 से लेकर 2011 में, यानी कि इन 10 सालों में जो 10 की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 17.7% हुई है, ठीक है। उसके बाद है भारत की साक्षरता दर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत की जो साक्षरता दर है, ठीक है, वो कितनी है? 74.04% है, ठीक है। 74.04% जो है वो भारत की साक्षरता दर है, ठीक है। उसके बाद है भारत के पुरुषों की साक्षरता दर, ठीक है। भारत के पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 80.9% है, ठीक है। कितनी है? 80.9% है। और भारत में महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर अभी भी कम है, तो वो कितनी है? 64.6% है, ठीक है। 64 कितना है? 6% है। ये 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। अगर अब जनगणना होगी तो आप शायद बढ़ा हुआ मिले, ठीक है। तो भारत और नेक्स्ट है उसके बाद भारत का लिंगानुपात, ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, ठीक है। भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। यानी कि जो 1000 पुरुष हैं उन पर जो महिलाओं की संख्या है, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 943 है, ठीक है। उसके बाद है भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो घनत्व याद रखिएगा कितना है? 382 है, ठीक है। सॉरी, ये दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो लिंगानुपात के मामले में राज्य, ठीक है। तो लिंगानुपात में के मामले में कौन सा राज्य सर्वाधिक में है और कौन सा राज्य कम में है, ठीक है। लिंगानुपात के मामले में राज्य की अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है। और केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है, ठीक है। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, ठीक है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और वहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 879 है, ठीक है। कितना है? 879 है। उसके बाद जानते हैं लिंगानुपात के मामले में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लिंगानुपात के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पांडुचेरी है, ठीक है। कौन सा है? पांडुचेरी है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1037 है, ठीक है। कितना है? 1037 है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन दीव है, ठीक है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 618 है, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य, ठीक है।
किस कौन कौन से राज्यों में वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक हुई है और किस में जो है वृद्धि दर कम हुई है, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो भारत में जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है वो कौन सा है? मेघालय है। ठीक है, मेघालय जो है वो भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है और यहाँ की वृद्धि दर कितनी है? 27.9% है। ठीक है, और भारत में सबसे कम वृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है, और यहाँ की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? माइनस में है। ठीक है, कितनी है? -0.6% है। कितनी है? -0.6% है। ठीक है, उसके बाद है भारत में वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत में वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है। ठीक है, कौन सा है? दादर नगर हवेली है। और वहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है वो कितना है? 55.9% है। कितना है? 55.9% है। और भारत में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप है। और वहाँ का कितना प्रतिशत है? 6.3% जो है वृद्धि दर है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे राज्य में शिशु लिंगानुपात। ठीक है, राज्य में शिशु लिंगानुपात और भारत में जो शिशु लिंगानुपात दर है वो कितनी है? 919 है। ठीक है, कितनी है? 919 है। और लिंगानुपात कितना था? 943 था। शिशु दर कितनी है भारत में? 919 है। ठीक है, और राज्य में शिशु लिंगानुपात दर की अगर बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य मिजोरम है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 970 है। ठीक है, कितना है? 970 है। ठीक है, उसके बाद राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक है, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, लिंगानुपात के मामले में भी जो था हरियाणा था और शिशु लिंगानुपात के मामले में भी कौन सा है? हरियाणा है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 834 है। ठीक है, कितना है? 834 है। के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछा जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो शिशु लिंगानुपात के मामले में जो सर्वाधिक है और न्यूनतम है, ये ही आप याद रखिएगा मेन। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, कौन सा है? अंडमान निकोबार है। और यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 834 है। ठीक है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और वहाँ का लिंगानुपात कितना है? 871 है। ठीक है, उसके बाद है भारत में साक्षरता के मामले में राज्य। ठीक है, भारत में अगर साक्षरता के मामले में बात करें तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और केरल की जो साक्षरता है वो कितनी है? 94% है। ठीक है, कितनी है? 94% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अब कितनी हो गई है? 100% हो गई है। ठीक है, 100% साक्षर हो गया है केरल राज्य। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, उसके बाद साक्षरता के मामले में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, साक्षरता के मामले में अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप यानी कि जो ये लक्षद्वीप है वो इसे मछुआरों का द्वीप कहा जाता है। और यहीं पर ही जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ की जो साक्षरता है वो कितनी है? 91.8% है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है। ठीक है, यहाँ की जो साक्षरता है वो कितनी है? 76.2% है। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्य। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला भी कौन सा है? बिहार है। ठीक है, और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1106 है। ठीक है, कितना है? 1106 है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला
राज्य की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 17 है, यानी कि कितना है? 17 है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व के मामले में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है। हर कोई जानता है क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 11,320 है, ठीक है। कितना है? 11,320 है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 40 है, 40 है, ठीक है। संख्या के मामले में अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में कौन कौन सा राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम की कुल जनसंख्या की बात करें तो शायद 6,10,000 के आसपास है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली है सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला भी और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षर और सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये था भारत की जनसंख्या के बारे में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कल हम इसी का ही हम उत्तराखंड का जो जनसंख्या का टॉपिक है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ जो ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर ही कवर हो जाएगा। इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।